नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार ने कहा, इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले सप्ताह से भारत में उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। लद्दाख का सिंधु दर्शन 2021 समारोह कोरोना स्थिति को देखते हुए स्थगित। नेपाल में विपक्षी दलों द्वारा नई सरकार गठन के लिए बहुमत न जुटा पाने के कारण केपी शर्मा ओली फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण कोंकण क्षेत्र और कर्नाटक में भारी वर्षा की चेतावनी दी। ईद उल फित्र आज पूरे देश में मनाई जा रही है और टेनिस में राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच इटली ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड संक्रमण में बढ़ोत्तरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। इससे 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4-4 महीने की अवधि में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रबी खरीद मौसम 2021-22 के दौरान एक राष्ट्र एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन को मजबूत बनाया गया है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा के किसानों को पहली बार गेहूं फसल की बिक्री के बदले भुगतान राशि सीधे उनके खातों में भेजा जाना शुरू हो गया है। इस प्रकार अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पूरे देश में लागू हो गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है और 12 मई तक 354 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी थी। पिछले वर्ष इसी अवधि में 269 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। 12 मई तक 56,059 करोड़ से अधिक की राशि देश के किसानों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। इनमें से 23,402 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के लिए जारी किए गए हैं। ये राशि कुल भुगतान का 91% है। इस मौसम में पंजाब और हरियाणा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खरीद हुई है। ये खरीद मौजूदा लक्ष्यों या अनुमानों से भी अधिक है और इसने खरीद का अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच भारतीय नागरिकों के लिए 216 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश की पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पर्याप्त संख्या होगी और सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक वैक्सीन डोज की संख्या 300 करोड़ हो जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ टीके उपलब्ध होने की संभावना है। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है। अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से
संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच। कोवैक्सीन 55 करोड़ बने, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनी PSU के साथ काम करके बनाएंगे, दोनों को 55 करोड़। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, इसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। जायडस कैडिला का DNA वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। डॉक्टर पॉल ने बताया कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख टीके खरीदे जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 6 करोड़ 60 लाख टीके पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए और इनका पूरा उपयोग किया जा चुका है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि 16 करोड़ अतिरिक्त टीके राज्यों और निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1 करोड़ 65 लाख निःशुल्क टीके राज्यों को उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 35 लाख टीके आने वाले दिनों में राज्यों को दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन अगले सप्ताह के शुरुआत में उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। रूस से 1,50,000 वैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद पहुंचने के 12 दिन के बाद ये घोषणा की गई। भारत में उपयोग की मंजूरी दी जाने वाली ये तीसरी कोविड वैक्सीन होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने देश में कोविड स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। डॉक्टर पॉल ने ये भी बताया कि स्पुतनिक का स्थानीय उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशालाएं भारत में ये वैक्सीन बनाएंगी। भारत में पिछले 3 दिन में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में स्थिरता आई है। देश में संक्रमण दर घटकर 21.02% रह गई है, जो पिछले सप्ताह 21.95% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः नासिक, थाने, अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग केसेज नोट किया जा रहा है। संयुक्त सचिव ने कहा कि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से अधिक कोविड मरीज हैं। 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेज हैं। 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेज हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेज हैं। 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं। कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले 1 हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर देना सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों टीकों के बीच संशोधित समय अंतराल के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। इससे पहले 2 खुराकों के बीच में 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जा रहा था। श्री भूषण ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि सभी टीकाकरण कार्यक्रम प्रबंधकों, टीका लगाने वाले और टीका लेने वालों को इस संशोधित अंतराल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 2 खुराकों के बीच संशोधित समय अंतराल केवल कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा, कोवैक्सीन पर नहीं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा 2DG विकसित की है। यह औषधि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में सहायता करती है। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ये मरीजों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी कम करेगी। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि ये औषधि रोगियों का जीवन बचाती है।
बैक्टीरिया चाहे जो इस तरह की स्ट्रेन जो बहुत फास्ट मल्टीप्लीकेशन होता है जिनको, तो जितनी ज्यादा डिवाइड होंगे, जितने मल्टीप्लीकेशन होगा उतनी उनको एनर्जी की जरूरत होगी। यह एनर्जी की आपूर्ति कहाँ से होगी, इसके लिए एक हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, जैसे को ग्लूट रिसेप्टर कहते हैं। उस ग्लूट रिसेप्टर के माध्यम से ये दवाएं अंदर जाती है और मिलता रहता है उनको, ये ग्लूकोज उनको अपटेक होती रहती है, जिससे वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो उसी का एक एनालॉग जो है ग्लूकोज का 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो कि ग्लूकोज की तरफ से दिखता है पर ग्लूकोज है नहीं। तो उसमें इतने ज्यादा रिसेप्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जो उस डीऑक्सी ग्लूकोज को उसको लेने में बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, जिससे कि वो आकर के उसके अंदर ट्रैप हो जाता है वायरस के अंदर। और जैसे वो ट्रैप होता है, वो उसकी वहीं पे सेल की प्रोलिफरेशन की प्रोसेस है, उसकी डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है। बिहार सरकार ने राज्य में पूर्णबंदी 25 मई तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि मौजूदा कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद राज्य में संक्रमण दर में कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्र और बैंक खुले रहेंगे तथा आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कोविड संक्रमण से अब तक बिहार में 5,30,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल मिलाकर 96,277 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 86,78,000 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के 3,80,617 लाभार्थियों को भी टीके लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एक रिपोर्ट। देश के किसी भी हिस्से से आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देनी होगी। माल वाहन में केवल 2 व्यक्तियों यानी ड्राइवर और क्लीनर को परिवहन करने की अनुमति होगी। यदि कोई वाहन महाराष्ट्र के बाहर से आ रहा है तो आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट वाहन के राज्य में प्रवेश करने के 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित दवाओं और अन्य सामग्रियों के परिवहन से जुड़े हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उपनगरीय लोकल ट्रेनों, मोनोरेल और मेट्रो सेवा द्वारा आवागमन की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकता के अनुसार अपने क्षेत्रों में अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है और इसकी घोषणा 48 घंटे पहले करनी होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में वर्धा स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से वर्धा स्थित इस कंपनी में निर्मित 17,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप थोक विक्रेताओं को सौंपी। एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा के जेनेटिक लाइफ साइंसेज कंपनी में निर्मित 17,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का पहला स्टॉक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्टॉकिस्ट को सुपुर्द किया, जो संबंधित कलेक्टर के जरिए नागपुर और महाराष्ट्र में वितरित होगा। श्री गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्हें वर्धा से निर्मित रेमडेसिविर इंजेक्शन के आपूर्ति के बारे में जानकारी दी तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे को महाराष्ट्र में जरूरत के अनुसार इस इंजेक्शन के वितरण का अनुरोध भी किया। विदर्भ में निर्मित इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की अबाधित आपूर्ति से कोविड मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। गुजरात सरकार ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव यानी मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का फैलाव रोकने में मदद मिली है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 मई से 15 दिन के इस अभियान की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान हेतु कोविड-19 संक्रमण को गांव में फैलने से रोकना है। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने इस अभियान को सफल बताया है। हाल ही में जिला विकास अधिकारियों और जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री रूपाणी ने कहा था कि प्राथमिक उपचार की दवाइयां और स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में भी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई की उपलब्धता पर्याप्त बनाए रखने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है। इस वक्त राज्य के 33 जिलों के विभिन्न गांव में 1,20,000 बेड की क्षमता के साथ 13,000 से अधिक सामुदायिक कोविड केयर सेंटर कार्यरत है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चे वहन करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना मौजूदा वित्त वर्ष से ही लागू हो जाएगी।
कोविड संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति राज्य शासन प्रदान करेगी। इस छात्रवृत्ति के लिए सभी बच्चे पात्र होंगे, चाहे वे शासकीय स्कूल में पढ़ते हों या निजी स्कूल में। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य के अनेक जिलों में ऐसे बच्चों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही विभिन्न आश्रय गृहों में उनको ठहराने की व्यवस्था भी की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए कर्मचारियों की कुछ और श्रेणियों की पहचान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में की है। इसमें बैंक, बीमा कंपनी, वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, रेलवे, कॉल सेंटर और ऑक्सीजन संयंत्र कर्मचारियों की श्रेणियां शामिल हैं। कनाडा से 300 वेंटिलेटर की खेप आज भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहयोग के लिए कनाडा का आभार व्यक्त किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कोविड महामारी से संघर्ष में समर्थन के लिए कल बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन से मुलाकात की। इस संस्थान ने एक ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है जिसका बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में नैदानिक प्रमाणन के लिए परीक्षण चल रहा है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिलने के बाद इसका देश में ही उत्पादन किया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने 5 लाख मेडिकल आइसोलेशन किट खरीदने का निर्णय किया है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव रोगियों के लिए 5 लाख मेडिकल आइसोलेशन किट्स खरीदने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण जी ने बताया है कि इस किट को होम आइसोलेशन की सलाह पाने के 1 घंटे में कोविड पॉजिटिव रोगियों के घर पहुंचाया जाएगा। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और विटामिन की गोलियां रहेंगी जो एंटी इन्फ्लेमेशन की चिकित्सा में मदद देंगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर गगनदीप कांग को वैक्सीनेशन नीति बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी को कोविड 3rd वेव टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया जाएगा। ये कमेटी 3rd वेव की रोकथाम के लिए सरकार को सलाह देगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अमेरिका के महामारी राहत संबंधी वैश्विक कार्यबल के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत के मौजूदा प्रयासों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भूमिका, भागीदारी और सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्री ने ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच मजबूत स्वास्थ्य सहयोग के वैश्विक प्रभावों का उल्लेख किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार ने कहा इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले सप्ताह से भारत में उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। लद्दाख का सिंधु दर्शन 2021 समारोह कोरोना स्थिति को देखते हुए स्थगित। नेपाल में विपक्षी दलों द्वारा नई सरकार गठन के लिए बहुमत न जुटा पाने के कारण केपी शर्मा ओली फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण कोंकण क्षेत्र और कर्नाटक में भारी वर्षा की चेतावनी दी। ईद उल फित्र आज पूरे देश में मनाई जा रही है। और टेनिस में राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच इटली ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लद्दाख प्रशासन ने कोविड स्थिति को देखते हुए सिंधु दर्शन 2021 समारोह स्थगित कर दिया है। इससे पहले सिंधु दर्शन यात्रा समिति के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने बुधवार को कहा था कि कोविड स्थिति सामान्य होने तक सिंधु महाकुंभ स्थगित किया जा रहा है। सिंधु दर्शन महोत्सव इस वर्ष 19 से 27 जून तक आयोजित होना था। लद्दाख में आर्यन घाटी अपनी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, काव्य ग्रंथों और भाषाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है।
आर्यन घाटी 5 गांवों में रहने वाली बुद्ध दर्दी जनजातियों का निवास स्थल है। इन लोगों ने कई चुनौतियों के बावजूद सदियों पुरानी दर्दी संस्कृति को संरक्षित रखा है। आकाशवाणी लेह इस वर्ष जून में अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। हमारे लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस समुदाय की अनूठी भाषा दर्दी के साथ एक विशेष संस्कृति है। दर्दी हिंद आर्य भाषा समूह की उपभाषा है। आर्य घाटी सीमित गतिविधियों वाला पर्यटन स्थल है। आर्य घाटी की युवा पीढ़ी दर्दी समुदाय की पहचान को संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। इस समुदाय की आबादी 2000 से अधिक है। इस समुदाय की अपनी पौराणिक कथाएं, लोक साहित्य, वीर गाथाएं, लोकगीत, भाषा और प्रथाएं हैं जो मिलकर आर्य संस्कृति का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए फसल कटाई के उत्सव के लिए 40 से अधिक गीत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। सरकार ने भी संस्कृति को संरक्षित रखने की पहल शुरू की है। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 2 वर्षों से आर्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा बच्चों के लिए लोकगीत और नृत्य कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। लद्दाख की आर्यन घाटी के बीमा गांव से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से कोविड स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंदोलन रोक देने को कहा है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन स्थलों तक किसानों के आने जाने से गांवों में संक्रमण फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई गांवों में इसलिए संक्रमण बढ़ा है क्योंकि लोग नियमित रूप से प्रदर्शन स्थलों पर आ जा रहे हैं। श्री खट्टर ने कहा कि किसान नेताओं को स्थिति समझनी चाहिए और कोविड जांच के लिए आगे आना चाहिए ताकि संक्रमित लोगों का समुचित उपचार हो सके। उन्होंने किसान नेताओं से कोविड टीका लगाने का भी आग्रह किया। नेपाल में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विपक्षी दल कल रात 9 बजे की समय सीमा तक गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहे। श्री ओली आज पद की शपथ लेंगे। वे सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे। उन्हें 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा। मौसम विभाग ने अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिन में कर्नाटक में भारी वर्षा और गरज के साथ आंधी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण कन्नड़, उदुपी और तटीय उत्तर कर्नाटक, बेल्लारी, बेंगलुरु, चामराजनगर, चिक्काबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दामनगिरी, हासन, कोडगु, कोलार, मंड्या, मैसूर, रामनगर, शिवमोगा और तुमकुर में आज और कल भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। समुद्र की खराब स्थिति और भारी वर्षा के कारण मछुआरों से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके तेज होकर 16 मई तक चक्रवात में बदलने की आशंका व्यक्त करते हुए चेतावनी जारी की है। इसके कारण गोवा और दक्षिण कोंकण इलाके के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल लक्षद्वीप क्षेत्र के आसपास अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके कल सुबह तक और तीव्र होकर अगले 24 घंटे में चक्रवात में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 18 मई की शाम तक गुजरात तट पर पहुंचेगा। इसके कारण दक्षिण कोंकण और गोवा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ईद उल फित्र आज पूरे देश में सादगी से मनाई जा रही है। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईदगाहों और मस्जिदों में कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद सहित अनेक मुस्लिम विद्वानों और संगठनों ने लोगों से ईद की नमाज कोविड नियमों का पालन करते हुए घर पर ही अदा करने की अपील की। केरल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद कल मनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स समूह की अध्यक्ष इंदु जैन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इंदु जैन जी को उनकी सामुदायिक सेवा पहल, भारत की प्रगति के प्रति उनके जुनून और अपनी संस्कृति में गहरी रुचि के लिए याद किया जाएगा। स्पेन के राफेल नडाल और सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल का इस टूर्नामेंट का ये 16वां क्वार्टर फाइनल है, जबकि जोकोविच 15वीं बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इस बीच विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने वेरोनिका कुद्रमेतोवा को 6-3, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है, मुकेश बताएंगे। जी हां चंद्रिका, आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच समय अवधि बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की खबर को सुर्खियों में दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, अंतराल बढ़ाने की सिफारिश को सरकार की मंजूरी मिली। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर तक टाले जाने की खबर भी सभी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून ने मौसम विभाग के हवाले से विस्तार से खबर देते हुए लिखा है, अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र, चक्रवात तूफान की चेतावनी। शनिवार सुबह तक उत्तर पश्चिम गुजरात और सटे इलाकों में हवा के गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने की आशंका। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाने की खबर हरिभूमि में है। आयोजन पुरोहित और प्रशासन अधिकारियों की ही उपस्थिति में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार ने कहा, इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में 216 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले सप्ताह से भारत में उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। लद्दाख का सिंधु दर्शन 2021 समारोह कोरोना स्थिति को देखते हुए स्थगित। नेपाल में विपक्षी दलों द्वारा नई सरकार गठन के लिए बहुमत न जुटा पाने के कारण केपी शर्मा ओली फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण कोंकण क्षेत्र और कर्नाटक में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।